नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे मार्च 2019 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मार्च 2019 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा है, यानी कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया एज पर द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड इन मार्च 2019। तो हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 76वें पोजीशन पे रहा है, यानी 76 पोजीशन पे रहा है भारत। अब आइए देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले, जब भी कोई सूचकांक यानी इंडेक्स जारी किया जाता है तो उसे जारी किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जा सकता है, यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के द्वारा। कुल कितने देशों को इसमें शामिल किया गया था? तो कुल 115 देशों को इसमें शामिल किया गया था। भारत का रैंकिंग रहा 76। अब पूछा जा सकता है कि पिछले साल भारत कितने रैंकिंग पे था? तो भारत पिछले साल 78 पोजीशन पे था, इस साल 76 पोजीशन पे रहा है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई देशों में श्रीलंका ही ऐसा देश है जो भारत से आगे है, यानी 60 पोजीशन पे है श्रीलंका। इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है या तो इसे किस प्रकार से मेजर किया जाता है। तो डिटेल में मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा और आप चाहे तो मेरे ऑडियो प्लेटफॉर्म से भी इसका डिटेल जान सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ से एक और बड़ा प्रश्न बनता है कि इस सूचकांक में सबसे टॉप पर कौन सा देश रहा है? स्वीडन शीर्ष पे रहा है, जिसके बाद स्विट्जरलैंड और नॉर्वे रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में व्यास सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया, यानी रिसेंटली हु विल द ऑनर्ड एज द व्यास सम्मान 2018। तो व्यास सम्मान 2018 से रिसेंटली लीलाधर जगुड़ी को सम्मानित किया गया। अब व्यास सम्मान दिया किस क्षेत्र में जाता है? ये दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में, ये दिया जाता है और याद दिया गया किसे? लीलाधर जगुड़ी जी को। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि लीलाधर जगुड़ी किस भाषा के लेखक हैं? तो वे हिंदी के लेखक हैं। इसके अलावा उनको किस कविता के लिए उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया। कि नहीं, एक बार नाम याद दिला दूं, लीलाधर जगुड़ी। अगला प्रश्न है कि एवरी वोट काउंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? चुनाव का मौसम है और इस वक्त इस बुक को रिलीज किया गया है। ये बुक बहुत चर्चे में है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे लिखा गया है नवीन चावला के द्वारा। इसके अलावा भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं नवीन चावला और उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है एवरी वोट काउंट्स, जो कि रिसेंटली भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अगला जो प्रश्न है कि मई 2019 में नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसकी घोषणा रिसेंटली की गई। तो मई 2019 में नौसेना स्टाफ का अगला जो प्रमुख होंगे वो होंगे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह जी। आपको बता दूं कि अभी कौन है हमारे नौसेना एडमिरल? अभी हैं सुनील लांबा जी और वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे मई 2019 में और उसके बाद वाइस एडमिरल करमबीर सिंह जी को नियुक्ति दी जाएगी। ये कितने नंबर के वाइस एडमिरल ये जो बनेंगे हमारे नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख? ये 24वें बनेंगे, यानी कि भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख के रूप में मई 2019 में वाइस एडमिरल करमबीर सिंह जी ज्वाइनिंग करेंगे और वो एडमिरल सुनील लांबा की जगह लेंगे। अगला जो प्रश्न है कि 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट को। अब यहाँ से कुछ चीजें पूछी जा सकती है, जैसे कितने नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड था ये? तो 64वां फिल्म फेयर अवार्ड था। कहाँ आयोजित किया गया? ये मुंबई में आयोजित किया गया, जियो गार्डन में। कब आयोजित किया गया? 23 मार्च 2019 में। इसके अलावा राजी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और आलिया भट्ट को राजी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। पद्मावत के लिए रणवीर सिंह ने जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, रणवीर कपूर ने संजू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। याद रखिए, पद्मावत के लिए जो रणवीर सिंह ने क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था, जबकि रणवीर कपूर ने संजू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। इसके अलावा एक खास चीज यहाँ ध्यान रखिए कि 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में श्रीदेवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो है सम्मानित किया गया। मरणोपरांत उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने मार्च 2019 को 5 वर्ष के सैन्य शासन के बाद अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया? तो रिसेंटली थाईलैंड ने 5 वर्षों के सैन्य शासन के बाद अपना पहला आम चुनाव जो है वो आयोजित किया। थाईलैंड की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर है प्रत्युत चन-ओचा, कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बाट। अगला जो प्रश्न है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है मेघना गुलजार। मेघना गुलजार को उनके किस मूवी के लिए मिला है? मेघना गुलजार ने आलिया भट्ट और विक्की कौशल द्वारा अभिनीत अपनी फिल्म राजी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने क्रमवत, पद्मावत और राजी के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2019 में साफ महिला चैंपियनशिप किस देश ने जीता? बात करेंगे किस देश ने जीता, इससे पहले बता दो कि साफ कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिए प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 2019 का जो साफ कप जीता है वो हमारे देश भारत ने जीता है। ये प्रश्न इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 मार्च 2019 को फुटबॉल में भारत ने लगातार 5वीं बार साफ महिला चैंपियनशिप जीती। फाइनल में भारत ने नेपाल को हराया। भारत की इंदुमती और नेपाल की सविता त्यांग प्रतियोगिता में शीर्ष स्कोरर रही, दोनों ने 4-4 गोल किए। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वेरी गुड, प्रत्येक वर्ष जो है 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। इसके अलावा इस साल की थीम की अगर बात करें तो द सन, द अर्थ एंड द वेदर इस साल का थीम था, यानी 2019 का थीम था विश्व मौसम विज्ञान दिवस का। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में आमिर खान को नियुक्ति दी गई है। फ्लिपकार्ट की भुगतान और वित्तीय सेवा शाखा फोन पे ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति दी है। अगले जो प्रश्न है कि कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2019 के राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो हाल ही में गिरीश एन गौड़ा को कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2019 के राजदूत के रूप में नियुक्ति दी गई है। ये कौन है? तो पैरालंपिक के ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं गिरीश एन गौड़ा, उन्हीं को कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2019 के राजदूत के रूप में नियुक्ति दी गई है। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में किस देश ने घोषणा की है कि वो गोल्डन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देगा? तो हाल ही में अमेरिका ने यह घोषणा की है कि वो गोल्डन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देगा, और ये इसे देख पा रहे ये है गोल्डन हाइट्स का इलाका। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि गोल्डन हाइट्स पर वो इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देगा। गोल्डन हाइट्स को इजराइल ने 1967 में सीरिया से कब्जा कर लिया था, और पिछली अमेरिकी प्रशासनों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप गोल्डन हाइट्स को सीरिया क्षेत्र ही माना है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देशों के खिलाड़ियों को अपनी जर्सी पर क्या अंकित करने की अनुमति दी है? तो रिसेंटली आईसीसी ने यह अनुमति दे दी है कि अब जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली जो टेस्ट खिलाड़ी हैं, वो अपने जर्सी पर क्या अंकित कर सकते हैं? अपने खिलाड़ी का नाम, साथ में स्क्वाड का नंबर जो है वो अंकित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाड़ियों को उनके नाम और नंबरों को अपनी जर्सी पर अंकित कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब जब बात आई है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसके सीईओ हैं डेव रिचर्डसन, चेयरपर्सन है शशांक मनोहर, हेडक्वार्टर है दुबई के यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में टाटा कॉफी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो हाल ही में चौको पुरेकल थॉमस को टाटा कॉफी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इसके पहले कौन थे, तो संजीव सरीन की जगह लेंगे वो, जो कि 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त होंगे। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में स्टेप्स योजना शुरू की गई। स्टेप्स में एस का अर्थ क्या है? तो बात करेंगे स्टेप्स के फुल फॉर्म की और आखिर में स्टेप्स क्या है। पहले देखते हैं एस का अर्थ क्या है। एस का अर्थ जो है वो है सिस्टम्स। स्टेप्स जो है वो क्षय रोग दिवस को चिन्हित करने हेतु 24 मार्च 2019 को इस योजना को शुरू की गई थी। स्टेप्स जो है वो विश्व क्षय दिवस को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया था। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं, स्टेप्स का फुल फॉर्म क्या है,
तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर, और एस फॉर क्या है, सिस्टम्स। अगला प्रश्न है कि जेट एयरवेज इन दिनों कुछ चर्चे में रहा है, तो आखिर में जेट एयरवेज के वर्तमान सीईओ कौन है? तो जेट एयरवेज के वर्तमान सीईओ है विनय दुबे जी। इसके अलावा ये चर्चे में रहा क्यों है कि रिसेंटली जेट एयरवेज के संस्थापक और प्रमुख प्रोमोटर नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने बोर्ड से अलग हो गए और उन्होंने लगभग 25 वर्ष के पहले स्थापित एयरलाइंस को छोड़ दिया और वर्तमान विनय दुबे की कंपनी के साथ बने रहकर जेट की मौजूदा संकट को बाहर निकालने और चलाने की उम्मीद अब पूरी तरह से विनय दुबे के ऊपर आ गई है। इस कारण से ये ज्यादा चर्चे में रहे हैं। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? Who was elected as the president of the Basketball Federation of India in March 2019? तो हाल ही में के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके अलावा बता दूं कि चंद्रमुखी शर्मा को महासचिव के रूप में पुनः चुना गया और बीएफआई ने नई विचार और टूर्नामेंट के आयोजन का वादा किया है। इसके अलावा गोविंदराज ने बताया कि अगले 3 महीनों में नई 6 टीम की महिला लीग जो है वो आयोजित की जाएगी। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 किसने जीता है? ये प्राइज है दोस्तों, प्राइज 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है हाल ही में किसने? पीटर टोबुची ने। पीटर को दुनिया के सभी कोने से आए 10 फाइनलिस्टों में से चुना गया। अब इन्हें क्यों चुना गया और किस कारण से ये पॉपुलर हुए हैं कि पीटर ने अपने जीवन जो है दूसरों की मदद करने के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। वे अपने शिक्षण का वेतन का लगभग 80% स्थानीय सामुदायिक परियोजनाओं को देते हैं, जिनमें शिक्षा, स्थायी कृषि और शांति बनाए रखने के लिए शामिल है। तो इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया पीटर टोबुची को। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में पहला इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खिताब किसने जीता? तो हाल ही में बेंगलुरु एफसी ने पहला इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खिताब जीत लिया है। नाम याद रखिए, बेंगलुरु एफसी। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले जो खिलाड़ी है वो वैलेटरी बोटास बन गए हैं और वैलेटरी बोटास फॉर्मूला 1 रेस है। वैलेटरी बोटास ने 17 मार्च 2019 को ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। और अगर पूछा जाए कि वैलेटरी बोटास कौन से ब्रांड के जो है फॉर्मूला 1 रेसिंग करते हैं, तो वो मर्सिडीज के लिए करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किसे गोवा के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री का देहांत हो गया। उसके बाद नए मुख्यमंत्री चुने गए, साथ में 2 नए उप मुख्यमंत्री भी चुने गए। जो 2 नए उप मुख्यमंत्री बने थे वो है सुनील धवलेकर और साथ में विजय सरदेसाई, यानी बोथ बीएनसी। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। ये तो क्लियर हो जाता है कि 2 नए उप मुख्यमंत्री चुने गए, सुनील धवलेकर और विजय सरदेसाई। अब आप मुझे बताएंगे कि गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इसके अलावा वे गोवा के कितने नंबर के मुख्यमंत्री चुने गए? मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया है, सो आई होप इसका उत्तर आप दे पाएंगे। अगला प्रश्न में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अल नगाह 2019 भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और ओमान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये इसका कितना नंबर का संस्करण था? ये 3रा संस्करण था जो हाल ही में अल नगाह 2019 के नाम से है, जो कि 25 मार्च 2019 को ओमान के जबर अल में जो है संपन्न हुआ। यह भारतीय सेना और रॉयल ओमान सेना के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। 2 सप्ताह के लंबे अभ्यास जो है 12 मार्च 2019 को यह शुरू हुआ था। तो याद रखिए किसके बीच में था? भारत और ओमान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। नाम था अल नगाह 2019। अगला जो प्रश्न है कि द हिंदू इंस्पिरेशन अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? तो हाल ही में ये प्रदान किया गया प्रीति श्रीनिवासन को। कौन है प्रीति श्रीनिवासन और क्यों इन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया? हिंदू विश्व महिला 2019 पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महिलाओं को देने वाली एक मान्यता है और सुश्री मेनन को द हिंदू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। इसके अलावा बता दूं कि सोलाफ्री की संस्थापक प्रीति श्रीनिवासन जो एक दुर्घटना के बाद गर्दन के नीचे लकवाग्रस्त हो गई थी, उन्हें द हिंदू जो इंस्पिरेशन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा कल मैंने आपसे क्विज का प्रश्न पूछा था, उसमें से मैक्सिमम उत्तर आपने सही दिया। इसके अलावा आज के लिए आपका जो क्विज का प्रश्न है कि हाल ही में लीमा 2019, माफ कीजिएगा दोस्तों, हाल ही में लीमा 2019 कहां आयोजित किया जाएगा? सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम। इसके साथ साथ आपको बताना है कि आखिर में लीमा का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेरे डेली क्विज के सेशन में भी भाग ले सकते हैं। अगर आप लोग आपके आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं हर रात उसे रात को 10 बजे अपलोड करता हूं, आप जरूर उसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।